अनुपात समानुपात का ये मेरा दूसरा लेक्चर है। इसको आप देखिए, क्योंकि इस लेक्चर को मैं इसलिए लाया हूँ ताकि अब इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं रेशियो और प्रोपोर्शन से। अगर इस चैप्टर को आप पूरा देख लेते हैं, खासकर ये जो मेरे 7 क्वेश्चन हैं, इनको आप सही से देखते हैं, तो ये एकदम मैं आश्वस्त करता हूँ आपको कि कभी भी रेशियो के अच्छे क्वेश्चन आपसे नहीं बच। दोस्तों, इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि क्वेश्चन सही है, बाकी ये देखने में लेंदी लग रहा है। ठीक है दोस्तों, देखो 4500 रुपए को एबीसी के मध्य इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि ए को प्राप्त होने वाली धनराशि का आधा, बी को प्राप्त होने वाली धनराशि का 1/3 और सी को प्राप्त होने वाली धनराशि का 1/4 भाग परस्पर बराबर है। तो सी को कितनी धनराशि प्राप्त होगी? इसके कहने का मतलब यह है कि ए को अगर 10 रुपए मिल रहा तो उसका 1/2 यानी 5 बराबर है, बी को अगर 15 मिल रहा हो तो उसका 1/3 यानी 5, और सी को अगर 20 रुपए मिल रहा हो तो 1/4 यानी 5, यानी ये तीनों भाग बराबर है। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप देखिए, इसमें कह रहा है 4500 रुपए को क्या करना है, 4500 रुपए को ए बी सी के मध्य आपको डिवाइड करना है, ए बी और सी के मध्य डिवाइड करना है। ठीक है, ए को मान लेते हैं हम ए रुपए मिलता है, बी को मान लेते हैं हम बी रुपए मिलता है, ठीक है, सी को मान लेते हैं हम सी रुपए मिलता है। तो प्रश्नानुसार जो प्रश्न कह रहा है, अगर आप उससे चलेंगे, प्रश्नानुसार आपको पता चलेगा कि ए को प्राप्त होने वाले जो a/2 है बराबर है किसके, बी को प्राप्त होने वाली 1/3, बी को जो धनराशि उसका 1/3 बराबर है सी को प्राप्त होने वाले धनराशि के 1/4। ये तीनों भाग क्या है, बराबर है। और ये तीनों किसके बराबर है, मान लेते हैं के। तो जब के मान लिए तो a/2 बराबर के, तो a बराबर कितना हो जाएगा 2k, ठीक है, एक ये हो जाएगा। फिर इधर आ जाएगी b/3 बराबर के, तो b बराबर कितना हो जाएगा 3k, ठीक है। इसी प्रकार c बराबर हो जाएगा कितना 4k। ये बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। अब अगर आपको ये चीज क्लियर है तो सवाल ही खत्म हो गए। सवाल में कैसे, अब आपको पहले से पता है a प्लस बी प्लस सी बराबर है कितना 4500 रुपए, ठीक है। अब a प्लस बी प्लस सी तीनों के क्या कर देना है, हमको मान रख देने हैं। a का कितना मान है, ऊपर आप देख लीजिए 2k, ठीक है। b का कितना है, b का है 3k और c का कितना है 4k, बराबर है कितने के 4500 के, ठीक है। अब इनको जोड़ लीजिए, कितना होगा 3 2 5 4 9, 9 के बराबर कितना हो जाएगा 4500, ठीक है। अब के बराबर कितना हो जाएगा 4500 बटे 9, 9 बचे 45, यानी के की वैल्यू जो आ गई हमारी कितनी आ गई 500। अगर आपको के की वैल्यू आ जाएगी तो आप किसी की भी वैल्यू निकला दो। अब इसमें अगर ए की पूछता तो हम 2 इंटू कितना करते 500, 1000 रुपए ए को मिलता। लेकिन ए की हमसे पूछे नहीं, हमसे सी की पूछा है, तो सी बराबर कितना है 4 इंटू के, यानी कि 4 इंटू के की वैल्यू 500, ठीक है। तो सी बराबर कितना हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा 4 5 20 यानी 2000। समझ में आई बात। 4500 में सी का जो हिस्सा है वो कितना है 2000 रुपए है। आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये क्वेश्चन देखने में आपको लग रहा था कि बड़ा, फिर से आप एक बार देख लीजिए। मैंने बताया कि ए को प्राप्त होने वाली धनराशि का 1/2, बी को प्राप्त होने वाली धनराशि का 1/3 और सी को प्राप्त होने वाली धनराशि का 1/4 बराबर है। हमने मान लिया कि इनको सबको समान धनराशि के मिल रही है, ठीक है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 2k, बी बराबर हो जाएगा 3k और सी बराबर 4k, और उसके बाद हम सीधे सीधे इसे रख दिए। ये आपको मैंने समझाने के लिए कि अगर आपको समझ में आया होता तो यहीं से खटाखट ए बराबर 2k, बी बराबर 3k, सी बराबर 4k लिख के सीधे हम हल निकाल देते इसका, ठीक है। आप इसे प्रैक्टिस आराम से करिए, उसके बाद आप किरण पब्लिकेशन की बुक लगाइए, आपको ऐसी कोई समस्या नहीं बचेगी जो समाधान में हो जाए, ठीक है। जो क्वेश्चन मैंने इससे जस्ट पहले बताया सेम उसी का ही ये भाई मान लीजिए, बस इसमें उसमें कहा गया था बटे में और इसमें कहा गया गुना में। अब क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन सेम वैसे ही लगेगा। कह रहा 7800 रुपए को ए बी सी के मध्य इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि ए को प्राप्त होने वाली धनराशि का 2 गुना, बी को प्राप्त होने वाली धनराशि का 3 गुना और सी को प्राप्त होने वाली धनराशि का 4 गुना परस्पर बराबर हो। तो ए बी को मिलाकर कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। आपको कुछ नहीं करना, पहले वाले स्टेप में सेम जाना है और वैसे ही काम करना है। ये कह रहा 7800 रुपए है, कितना कुल धनराशि कितनी है 7800 रुपए। इसको 3 लोगों में बांटना है आपको, ए बी और सी, ठीक है। मान लेते हैं ए को ए रुपए मिलता है, बी को बी रुपए मिलता है, ठीक है, और सी को सी रुपए मिलता है। यहां तक तो आपको सेम चलना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ए को प्राप्त होने वाली धनराशि का यही कह रहे हैं, ए को प्राप्त होने वाली धनराशि का 2 गुना बराबर है बी को प्राप्त होने वाली धनराशि का 3 गुना, ठीक है ना, बी को प्राप्त होने वाली धनराशि का 3 गुना और सी को प्राप्त होने वाली धनराशि का 4 गुना। क्या है ये बराबर है, किसके बराबर है, मान लेते हैं के बराबर। तो ए बराबर हो जाएगा k/2, बी बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी बराबर ये 3, बी बराबर के, तो बी बराबर हो जाएगा k/3, ठीक है।
ऐसे ही सी बराबर हो जाएगा कितना, सी बराबर हो जाएगा k/4। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं, क्या हो जाएगा सी बराबर k/4। ठीक है, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। अब आ जाइएगा प्रश्न में। प्रश्न में कह रहा है a प्लस बी प्लस सी तीनों को मिला करके 7800 रुपए प्राप्त होता है। क्या कह रहा है प्रश्न, a प्लस बी प्लस सी तीनों को मिलाकर कितना प्राप्त होता है, 7800 रुपए। अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, k/2 प्लस k/3, सी की वैल्यू कितनी है k/4, k/4 बराबर कितना है 7800 रुपए। अब इनको क्या करना है, के ऊपर से कॉमन हो जाएगा और इनका हो जाएगा एलसीएम 12, तो कितना हो जाएगा 6 2 12, ये 4 और ये 3। ठीक है, ये कितना है 7800 रुपए। अब के बराबर कितना हो जाएगा, 6 4 10 3 13/12, ये कितना है 7800 के। ठीक है, अब इसको केवल हल करना है, आप कितना शॉर्ट में हल कर लें, मैं होता तो सीधे 78 काट देता, लेकिन अब आप देख लीजिए पूरा बेसिक तरीके से चल रहा हूं। ठीक है, 13×78, तो के बराबर कितना हो जाएगा 12×7200। ठीक है, के की वैल्यू हो गई 7200। अब ये कह रहा है हमको बताना है ए प्लस बी मिलाकर कितना होगा, ए प्लस बी मिलाकर कितना होगा। तो ए कितना है, ए है आपका k/2 और बी है k/3। ठीक है, के कॉमन लिए 6 3 + 2। ठीक है, अब ये ऐसे ही चलेगा, के है 7200। ठीक है, और ये हो जाएगा 5/6, तो 6 से काटेंगे तो 12 हो जाएगा और 12 पंचे 60। ठीक है, 6000। ए प्लस बी मिलाकर कितना हो जाएगा, देखिए ए प्लस बी मिलाकर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी मिलाकर के 6000 रुपए। ठीक है, अब आपको बात समझ में आ गई होगी। देखो मैं आपको बता रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको इन शॉर्ट बताऊं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। जिस समय आप समझ जाएंगे तो आप इसे यहीं से सॉर्ट कर देंगे, सीधे यहीं से निकालेंगे और यहीं से सब कुछ हल कर लेंगे। मैं करता हूं और तुम भी करोगे। बस ये है कि इसका आपको हल करने बाद, मेरे समझने बाद आपको क्या करना है, एक बार किरण पब्लिकेशन का उपयोग जरूर करना है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये उसी स्टेप का अगला टाइप है। इसके बाद और क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं जोड़ने घटाने गुणा करने वाले। ठीक है, इसमें आपको बस उसी में एक स्टेप और ऐड कर देना है। इसमें कह रहा है कि 915 रुपए को एबीसी के मध्य इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को प्राप्त होने वाली धनराशि से 25 रुपए घटाने में, बी को प्राप्त होने वाली धनराशि में 20 रुपए जोड़ने पर तथा सी को प्राप्त होने वाली धनराशि में 10 रुपए घटाने पर परस्पर बराबर धनराशि प्राप्त होती है। तो ज्ञात कीजिए कि ए को प्राप्त होने वाली धनराशि कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, आपको मैं बताया हूं, आप सेम स्टेप में चलेंगे वैसे ही जैसे बताया कि 915 रुपए कुल धनराशि है और इसको किसमें डिवाइड करना है, ए बी और सी में। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ए को प्राप्त होना, मान लीजिए ए को ए रुपए प्राप्त हुआ, बी को कितना प्राप्त हुआ, बी रुपए, और सी को सी रुपए प्राप्त होता है, हम ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन प्रश्न के अनुसार कि ए को प्राप्त होने वाली धनराशि में 25 रुपए क्या करना है, घटाना है। तो ए -25 और बी को प्राप्त होने वाली धनराशि में क्या करना है, 20 रुपए जोड़ना है। ठीक है, बी को प्राप्त होने वाली धनराशि प्लस 20 रुपए, और फिर कह रहा है सी को प्राप्त होने वाली धनराशि से 10 रुपए घटाना है, सी को प्राप्त होने वाली धनराशि से 10 रुपए घटाना, और ये सब बराबर है, परस्पर बराबर है। ये हम मान लेते हैं किसके बराबर है, के। ठीक है, समझ गए आप हमारी बात। ये सब हम किसके बराबर मान लिए, के जैसे पुराने स्टेप में मानते थे। तो यही से हम निकालेंगे a -25 बराबर कितना हो जाएगा, के। तो a बराबर कितना हो जाएगा, k + 25। ठीक है, ये a का मान आ गया। b + 20 बराबर कितना है, k। तो b बराबर कितना हो जाएगा, k - 20। ठीक है, ऐसे ही आ जाए c में, c - 10 बराबर कितना है, k। तो c बराबर कितना हो जाएगा, k + 10। ये परस्पर, अब आपको पता चल गया है कि ए बी सी की वैल्यू एग्जैक्ट कितनी है। और जो प्रश्न में दिया है, प्रश्न में दिया है कि ए + बी + सी कितने हैं, ए + बी + सी तीनों मिलकर कितने के बराबर है, 915 के। तो a + बी + सी बराबर कितना हो गया, 915। ठीक है, अब a + बी + सी की वैल्यू रख दो, आपको पता है तीनों को वैल्यू, k + 25 प्लस k - 20 प्लस k + 10 बराबर कितना हो गया, 915। अब 3k और ये प्लस का 25 माइनस का 20 + 5 बचा और प्लस 10 यानी 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 बराबर कितना हो जाएगा, 915। अब 3k बराबर कितना हो जाएगा, 900। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। तो के बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 300। अगर आपको 300 पता होगा के बराबर, तो आप चाहे जिसकी वैल्यू पूछे आप निकाल सकते हैं। ए की पूछे, अब इधर देखिए ए की पूछ रहा है तो क्या है, के + 25। बी की पूछे तो बी की निकल जाएगी, सी की पूछे तो अब फिलहाल तुमसे ए की पूछ रहा है, तो 300 + 25। तो ए बराबर कितना हो गया,
ये बराबर हो गया तुम्हारा, कितना हो गया 325। ठीक है, अब आपको इससे समझ में आ गया, वो कुछ भी पूछे सब निकाल लोगे। देखो ये क्वेश्चन आपको देखने में जरूर लगा होगा कि थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, एकदम मैं श्योर करके बता रहा हूं, जिस प्रकार सीजीएल में बड़े से बड़े क्वेश्चन आते हैं, वो सारे क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व हो जाते हैं। मैं शून्य से शिखर इसीलिए कह रहा हूं। अब कोई भी रेशियो का ऐसा सवाल गुना, माइनस, प्लस या भाग करके आपको जैसे दिया जाएगा इस टाइप का, आप लगा लेंगे। लेकिन इसकी शर्त यह है कि मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, आपको इसके 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस जाके किरण पब्लिकेशन से करनी है। अगर आप करेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को वैसे तो स्पीड टाइम डिस्टेंस में लोग पढ़ते हैं, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का इसमें यूज किया गया है। रेशियो का यूज करते ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है। जैसे कि इसमें कहा, एक व्यक्ति कुछ दूरी की यात्रा 3 अलग अलग साधनों से तय करता है, जिनकी चालों का अनुपात 2, 3, 4 होता है। ज्ञात कीजिए इन साधनों द्वारा लिए गए समय का अनुपात कितना होगा। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक चीज पता होना चाहिए कि चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, कहने का मतलब जो हमारा दिया हुआ है चाल, चाल का अनुपात दिया है ना, V1 अनुपात V2 अनुपात V3, कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है ना 2, 3 एंड 4। ठीक है, अनुपात में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि चाल हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी होती है, यानी चाल समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर आपको ये चीज क्लियर है तो यहाँ फट से हो जाएगा कि हमें अगर समय निकालना है तो 1/v करना पड़ेगा इसे, क्योंकि ये क्या व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, यानी कि हमको T1 अनुपात T2 अनुपात T3 अगर निकालना है तो 1/v1 अनुपात 1/v2 अनुपात 1 क्या करना पड़ेगा v3। ठीक है, तो इसी क्रम में हम कर देंगे 2 अनुपात 3 अनुपात 4। ठीक है, अब इसको क्या करना, अब इसको हमें ऊपर ले जाने के लिए, जब भी अनुपातांक मैं पहले भी बता चुका अनुपात में होता है तो हमें हमेशा इन्हें ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। ऊपर ले जाने के लिए इनमें हमको क्या करना होता है, एलसीएम का गुणा करना होता है। 3 और 2 और 4 इनका एलसीएम क्या होगा 12। ठीक है ना, तो हमको सब में क्या करना पड़ेगा, 12 का सब में मल्टीप्लाई करा देना है, तो ये अपने आप हो जाएगा। ठीक है, ये पहले भी बता चुका हूं और मैं फिर बता रहा हूं। क्या है ये 4, ये 6, यानी कि T1 T2 T3 का जो अनुपात है वो कितना आ गया, कितना आ गया 6 अनुपात 4 अनुपात 3। अब आपको एकदम बात सही और समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखो मैं इसलिए इसको बता दिया हूं कि ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन से संबंधित इसलिए हो जाता है क्योंकि अनुपात में जब देता है तो हम यूज कर लेते हैं व्युत्क्रमानुपाती वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन एकदम इजी है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तत्काल आ जाता है। और कभी कभी इसमें क्या होता है, अगर कॉन्सेप्ट ना पता हो तो निकालने में आदमी को लगता है कि कहां से ये सॉल्व होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करना बहुत ही इजी है, लेकिन इसमें आपको युगपत समीकरण हल करना आना चाहिए ताकि आप मान निकाल पाए। है कुछ नहीं, आप इतने रुपए कमाते, इतने खर्चा करते, कितना बचा, बस इसी बेस कॉन्सेप्ट पर ये चलेगा। कह रहा है कि 2 व्यक्तियों की आय 3:4 के अनुपात में और इनके द्वारा खर्चों का अनुपात दिया है 5:7 के अनुपात में। यदि प्रत्येक व्यक्ति 5,000 रुपए की बचत करता है तो ज्ञात कीजिए दोनों की अलग अलग आय कितनी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पहले बताया, ए व्यक्ति और ये है बी व्यक्ति, इनके आय का जो अनुपात है वो कितना है 3:4। मैंने मान लिया 3x और इनकी मान लिया 4x। ठीक है, और व्यय का जो अनुपात है वो क्या दिया हुआ है, दोनों के व्यय का अनुपात 5:7 है। इसको मान लिया 5y, इसको मान लिया 7y। ठीक है, उसी से तो अगर इस बेस कॉन्सेप्ट से चलोगे तो इन एक ही हम पूछे बचत, एक ही बचत क्या होगी बताओ भाई, जो हमारी आय उससे व्यय हटा दो, जो बच जाए वही बचत, यानी 3x माइनस 5y, इधर 4x माइनस 7y। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसने बताया कि जो दोनों की बचत है वो 5-5 हजार रुपए है। क्या है, इसकी भी और इसकी भी उसने बताया कि बी भी 5,000 रुपए बचाता है, दोनों 5-5 हजार रुपए बचाते हैं। अब इनको दोनों को हमें हल करना पड़ेगा। इसमें एक्स वाई का अगर मान नहीं निकालेंगे हम तो कैसे होगा, 2 समीकरण 2 मान निकालने आराम से निकल जाएंगे। हमको क्या पूछा है, ए बी की अलग अलग है, कभी कभी बी भी पूछ लेता है। फिलहाल हमको क्या करना है, हमको वाई एक्स का मान आ जाए तो हम निकाल लें। ठीक है, तो हम क्या करें, वाई को दोनों को हल करके बाहर कर दे। इसमें इस समीकरण में अगर हम 7 का गुणा करा दे और इस समीकरण में हम 5 का गुणा करा दे तो ये भी 35 हो जाएगा, ये भी 35 आराम से हल हो जाएगा। ठीक है, यही हम बता रहे थे कि युगपत समीकरण इसमें हल करना आपको आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या करें, 7 इसमें 7 का गुणा कराओ इस पूरे समीकरण में, इसमें और इसमें। ठीक है, अब इसमें जब पूरे में 7 का गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा, 7×21x माइनस 7×35y बराबर 7×35,000। ठीक है,
समीकरण 1 हो गया। अब इसमें कराओ 5 से, तो क्या हो गया, 5 चौक 20x माइनस 5 सते 35y बराबर 5 पचा 25,000। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इनको क्या करना है, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 माइनस 2 कर दो। ठीक है, माइनस किए, घटाना है ना, इसमें माइनस किए तो क्या हो गया, x बराबर कितना आ जाएगा, इधर देखिए ये तो कट ही जाएगा, 35 35 प्लस माइनस, ये माइनस हुआ तो ये एक बचा, इधर कितना हो जाएगा, देखिए x बराबर हो जाएगा 10,000। क्या होगा, 10,000, 25 से 35 गए 10,000 रुपए। अब x की वैल्यू आ गई। अब जैसे x की वैल्यू आएगी तो आपसे कुछ भी पूछे निकाल लोगे। अब इसमें a की आय पूछा है, a की आय क्या है, a की आय 3x यानी 3 गुणे 10,000। ठीक है, कितना हो गया, 3 गुणे 10,000 बोले तो 30,000 रुपए। ठीक, b की पूछता है तो b 4 गुणे 10,000, ठीक है 40,000। ठीक है, अब कोई भी चीज मुझे निकाले, अगर इसी में पूछता व्यय, ए का व्यय या बी का व्यय, तो हम क्या करते हैं, हम इसे एलिमिनेट कर देते हैं, एक्स को वाई के फॉर्म में निकाल लेते। दोनों पूछता तो हम दोनों को एक एक बार करके चेक कर लेते, या एक्स की वैल्यू इसमें रख देते, वाई निकल जाता, इसमें एक्स की वैल्यू रखते, इसमें वाई निकल जाता, कुछ भी कर लेते। देखो ये हल करना है आपको कैसे, तो इसमें थोड़ा सा आपको युगपत समीकरण का नॉलेज होना जरूरी है, ताकि ये क्वेश्चन आपको इजी में समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, अब आपको बताता हूं अगला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, देखने में एकदम ये क्वेश्चन आपको यूनिक लगेगा, ऐसा लगेगा अलग से क्वेश्चन आ गया है, लेकिन इसमें भी कुछ नहीं, अगर 2 स्टेप आप सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कही रहा कि 5 मेज 2 कुर्सी का मूल्य उतना ही है जितना कि 3 मेज 8 कुर्सियों का है। ये 8 कुर्सियों का है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है प्रश्न नंबर मतलब 1 नंबर में कहा, यदि एक मेज का मूल्य 2400 रुपए है तो एक कुर्सी का मूल्य बताइए। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। आप देखिएगा क्वेश्चन एकदम इजी गोइंग हो जाएगा। हम ये मानेंगे कि एक टेबल का मूल्य, एक क्या मेज का मूल्य, मेज का मूल्य कितना मान लिए, हम इंडिकेट कर लेंगे टी से, और एक कुर्सी का मूल्य, ये कुर्सी का मूल्य, इसको इंडिकेट कर लेंगे चेयर फॉर सी से। ठीक है, सी रुपए है। अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे वो कहा वैसे कर दो। पहली शर्त कहा कि 5 टेबल और 2 कुर्सी 2 चेयर का मूल्य उतना ही है जितना कि 3 टेबल और 8 चेयर का है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इनको ए और टी, जो टी और सी है उनका अनुपात आ जाएगा, जैसे अनुपात आ जाएगा हम सब निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसको टी इधर ले लो और सी उधर ले जाओ, तो 5t माइनस 3t और 8c माइनस 2c। ठीक है, अब इधर कितना हो जाएगा, 2t बराबर हो जाएगा 6c, यानी 8t बराबर पहुंच जाएगा कितना, 3c। समझ में आ गई बात, ये इधर वाला उधर चला जाएगा भाग में। ठीक है, अब उसने जो बताया है शर्त में कहा है कि एक मेज का मूल्य कितना है, 2400। ठीक है, अब प्रश्न से देख लो तो एक चेयर का मूल्य, अब एक टेबल का मूल्य है 2400, तो चेयर 1 गुणे 2400, 2400 बराबर 3 इंटू सी, 3 चेयर के मूल्य के बराबर है। ठीक है, अब इससे क्या करोगे, एक चेयर इधर आ जाएगा भाग में इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक चेयर बराबर 800 रुपए, कितना आ गया, 800 रुपए, 8 24 होगा ना। ठीक, समझ में आ गई बात। अब इसमें कौन सा हम नया कर दे, इसमें सिर्फ हमको निकालना था कि एक टेबल कितने कुर्सी के मूल्य के बराबर आ रही है, जैसे ही आए वैसे हम सब काम कर लेंगे। ठीक है, हम तुरंत यहाँ 2400 रखे और एक चेयर का मूल्य निकाल दिए। ठीक है, अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, और कई बार तो मुझे भी मिल चुके हैं, और आप भी इन क्वेश्चनों को खूब देखे होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का हल एकदम इजी वन तरीके से मैं तुमको बताऊंगा, और इसको एक बार में ही आप समझ जाएंगे। कह रहा है कि एक थैले में 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, यदि थैले में कुल 120 रुपए हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की अलग अलग संख्या कितनी होगी। ठीक है, देखना ये है। इसमें देखो केवल एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे ये सिक्के हैं कुछ पैसे में है कुछ रुपए में, तो हमको या तो सबको रुपए में ट्रांसफर कर लेना है या तो किसमें, पैसे में। उसके बाद हमको क्या करना है, अनुपातांक से गुणा करा देना। भाई ये 2x संख्या है तो भाई 25x में 25 रुपए 25 पैसे जितने सिक्के होंगे उनमें 2x का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको आप देखिए, आपको तभी समझ में आएगा। ठीक है, कह रहा है कि 25 पैसे, 50 पैसे और क्या 2 रुपए के सिक्कों की संख्या है, तो 25 पैसे इसे रुपए में तोड़ो क्या हो जाएगा, 1/4 रुपए, और 1/2 रुपए के बराबर होता है 50 पैसे, और ये रुपए तो है ही है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अब इन सिक्कों की संख्या दी हुई है, सिक्कों की संख्या 2x, ये हो गया क्या, ये हो गया आनुपातिक रुपया, और ये होती है सिक्कों की संख्या क्या है,
सिक्कों की संख्या। संख्या क्यों मैंने बोल दिया भाई, ये अनुपात में है, मैंने x जोड़ दिया, तो हम मान लिया कि x x इनका सब में मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो ये 3x हो गया, ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। तो कुल रुपया, अब देखा जाए जैसे आपको सिक्कों की संख्या पता हो, जैसे 2 रुपए के मान लीजिए 4 सिक्के हैं, ठीक है। तो 2 रुपए कितने रुपए हो जाएंगे, 2 रुपए के सिक्के कितने रुपए के बराबर हो, 4 सिक्के हैं तो 4 गुणे 2, 2x इंटू 2 हो जाएगा, इतने रुपए हो जाएंगे 2 रुपए के सिक्के। ऐसे ही 3x इंटू 1/2 हो जाएगा, इतने रुपए ये हो जाएंगे। ऐसे ही ये हो जाएगा 2x इंटू 1/4, समझ में बात। तो x/2 के बराबर ये हो जाएगा, 3x/2 के बराबर ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4x बराबर। सिक्कों का जब सिक्कों की संख्या का आनुपातिक रुपए में गुणा कर दिया जाएगा तो ये रुपए आ जाएंगे। मतलब 25 पैसे कुल कितने रुपए हैं, इतने। 50 पैसे कुल इतने रुपए हैं, और 2 रुपए के कुल इतने रुपए हैं। तीनों का योग कितने के बराबर है, देखिए तीनों का योग आपको पता है 120 के बराबर है, ठीक है। अब इनको तीनों को जोड़ लो और हल कर लो, यक्स का मान निकालो। जैसे यक्स का मान आ जाए तो सिक्कों की संख्या फट से निकल जाएगी, ठीक है। अब इनका क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा 2, 1 2 3 का, ठीक है। x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, और वो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 8x, क्योंकि इसके नीचे एलसीएम लेने पर 2 का गुणा 2 का भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 120। अब इसमें सॉल्विंग और कुछ नहीं, क्या 4x प्लस 8x बटे 2 बराबर 120, ठीक है। अब ये क्या 12x बटे 2 बराबर 120, ये 6 हो जाएगा। 6x बराबर कितना हो जाएगा 120, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये भाग में चला जाएगा यानी 20, ठीक है। 20 के बराबर, x बराबर 20 के बराबर हो गया। जब x बराबर 20 के बराबर हो गया तो अब सिक्कों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या दिक्कत है बताइए। इसमें तीनों में हमको क्या रख देना, मान रख देना, फट से आ जाएगी। तो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहीं पर रख दो 2x यानी 2 इंटू 20 बराबर कितनी हो जाएगी 40। ऐसे ही 50 पैसे वालों सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 इंटू 20 यानी कितनी 60। ऐसे ही 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो 2x 2 इंटू 20 यानी कि 40, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी और कैसे हो जा रही है। अगर ना आपको क्लियर हो तो एक बार और देख लो। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि हमको सबसे पहले इस क्वेश्चन को जैसे पढ़ना है, हमको रुपए के फॉर्म में या तो पैसे के फॉर्म में जाना। मैंने रुपए के फॉर्म में बनाया। 25 पैसे में कितने रुपए 1/4 रुपये, 50 पैसे में कितने रुपए 1/2 रुपए, और 2 रुपए तो है ही है, ठीक है। उसके बाद उसने सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है, तो मैंने उसमें सब में एक्स का मल्टीप्लाई करा दिया। मैंने कहा कि ये सिक्कों की संख्या है, ठीक है। अब अगर जैसे 2 रुपए से मैं तुमको दिखाता हूं क्योंकि आसान रहेगा। अगर 2 रुपए की सिक्कों की संख्या 2x है तो कुल कितने रुपए होंगे हो जाएंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर 2 सिक्के हैं 2 रुपए के तो 4 रुपए के बराबर हो। 4x कैसे हो जा रहा है, 2x सिक्कों की संख्या है, इसको 2 रुपए में मल्टीप्लाई करा दिया यानी कुल 4x रुपए के बराबर होगा। ऐसे ही हम इनमें भी 2x 3x का मल्टीप्लाई 1/2 में करा देंगे, ये रुपए आ जाएंगे। ऐसे 25 पैसे में भी हम 2x संख्या थी, उसमें हम क्या किया मल्टीप्लाई करा दिए अनुपातिक रुपए में, तो हमारा ये आ गई संख्या। ये जो आया ये रुपए है, ठीक है। और इन सभी रुपयों का योग कितना है 120 के, और 120 के बराबर हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू जैसे निकालेंगे वैसे हम पुट कर देंगे। जैसे पुट कर देंगे तुरंत हमारी वैल्यू आ जाएगी। 25 पैसे की सिक्के की संख्या हो जाएगी, ठीक है। और ये 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या हो जाएगी, और ये 2 रुपए वालों की हो जाएगी। समझ में आ गया होगा। 25 पैसे 50 पैसे और 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 25 पैसे वालों की सीधे सीधे 2x बराबर 2 इंटू बताइए 2 इंटू 20 बराबर 40। फिर उसको 50 पैसे वालों के लिए 3 इंटू 3x है ना, 3 इंटू 20 बराबर कितना हो जाएगा 60। फिर उसके बाद 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितना है 2x 2 इंटू 20 बराबर 40, ठीक है। ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। इसमें जो इंपॉर्टेंट था, जो समझने की वाली चीज थी, वो सिर्फ इतना ही था कि हम इनको सबसे पहले रुपयों में तोड़ ले और फिर सिक्कों से मल्टीप्लाई करा दे। फिर उसके बाद जो उन्हें ऐड करके हम सीधे रुपए के बराबर कर दें, हमारे ये वैल्यू आते ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं आपको अगले क्वेश्चन में।